उत्तर भारत में जगह नहीं मिली तो दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन में कुछ मिल सकता है। ऐसा ही जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर इन्होंने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। यदि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ बीजेपी के लिए बहुत कठिन है 2 सीट निकालना। महाराष्ट्र में यदि मैं कहूँ सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किसका है, उन्होंने औरंगाबाद में एक कैंडिडेट खड़ा किया और वो जीत के आया 100%। ये इसलिए भी हुआ कि पुलवामा हुआ था, एक राष्ट्रवाद का तड़का था। अब इस बार प्रॉब्लम ये हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, कोई ऐसे तड़के चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मंत्री तय नहीं हुए। क्यों नहीं हो पा रहे? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाद में मंत्री। अभी तक मंत्रालय नहीं बटे, 1 महीना हो गया। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय कल बटे 25 दिन बाद। ये क्यों करना पड़ रहा है? तो कांग्रेस के लिए तो खोना कुछ भी नहीं है। और गुजराती और मराठी ये झगड़ा बहुत पुराना है, मुंबई के बंटवारे को लेके, जहां 107 लोग शहीद हुए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। सामने 2024 चुनाव है और ये लोकसभा चुनाव, ये आम चुनाव बहुत ज्यादा खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, नरेंद्र मोदी ने दावा ठोका है कि अब वो हैट्रिक करने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वही विपक्ष का कहना है, वही नीतीश कुमार का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है, केजरीवाल का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि अब 2024 में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा इंडिया गठबंधन। क्या वाकई विपक्ष मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद कितनी मजबूत हुई है, या फिर आगे चल के महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे, घोटाले भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को 2024 में डुबा सकता है। तो 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारेगा बाजी और किसका होगा 2024 में राज तिलक? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक स्टेट पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी और राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे साथ फिर एक बार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत है सर देश नीति के प्लेटफॉर्म पर देश नीति के साथ जुड़ने के लिए। 2024 चुनाव का आगाज हो गया है। 3 राज्य में बम्पर जीत के बाद अमित शाह ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। क्या अब वही विपक्ष दावा कर रहा है कि हाँ, हम बीजेपी को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हराना 2024 में संभव है? ऐसी कोई राजनीति में बात नहीं जो असंभव हो। राजनीति का नाम ही सरप्राइजेस है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठा सरकार बनाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि पीडीपी और कांग्रेस साथ में जाएगी? नीतीश जो घोर विरोधी थे मोदी के, वो मोदी के साथ सरकार बनाएंगे? क्या लेफ्ट कभी ममता के प्रति सॉफ्ट होगी? ये तमाम चीज़ें हमने होते हुए देखी है। इस राजनीति में हमने देखा कि इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता भी चुनाव हार सकती है। सवाल कैलकुलेशन और रणनीति का होता है। अब की बार 400 पार, ये नारा, ये वॉर क्राई है, ये युद्ध घोष है। यही युद्ध घोष आपके कार्यकर्ताओं को लगातार जोश भरे रखता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर यदि हम कैलकुलेशन देखें पूरे देश का, तो जो मुझे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो मुझे बेसिक चीज़ें दिखाई देती है, वो इंडिया गठबंधन तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और पंजाब से लेकर बंगाल तक सभी जगह अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं, जबकि एनडीए गठबंधन नर्मदा के इस पार ही दिखाई देता है मोटे मोटे तौर पे। यदि महाराष्ट्र छोड़ दिया और कर्नाटक छोड़ दिया तो बाकी आप काउ बेल्ट में है। जो आपका फोटे है, वो जो मुख्य है, वो हिंदी भाषिक राज्य है, जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, एक आसाम जुड़ा है इनसे। बाकी जगह पूर्वी भी यदि देखें हम, बंगाल और उड़ीसा में, तो ये वॉश आउट है। तो इन्हें जो लड़ाई लड़नी है, इनका जो फोटे है, जहाँ ये ताकतवर है, वहाँ इनके पास सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 से 26 हो नहीं सकती, 25 की 25 इनके पास है। जितनी गुजरात में है सारी बीजेपी के पास है। अब इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। यदि कहीं कम हुई तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इशू। उत्तर भारत में जगह नहीं मिली तो दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन में कुछ मिल सकता है।
ये बीजेपी के साथ नहीं है, दक्षिण में कोई मित्र नहीं है। एक थे AIADMK, उन्होंने भी अपना अलग कर लिया अपने आप को। ऐसे में जो स्थिति बंगाल में थी, जो स्थिति बिहार में थी, जो स्थिति महाराष्ट्र में थी, अब वो विपरीत है। पिछली बार महाराष्ट्र में करीब करीब 48 में से 41 सीटें इनके पास थी, बीजेपी सेना के पास। बीजेपी और सेना दोनों इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं तो दोनों का भी वोट शेयर करीब करीब 20-25 के रेंज में आता है महाराष्ट्र में। लेकिन इस बार शिवसेना टूटी तो शरद पवार की पार्टी भी टूटी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बीजेपी के साथ गए वो MLA है, विधायक है। मतदाता और कार्यकर्ता ओरिजिनल पार्टी के साथ रहे। मतदाता और कार्यकर्ता शरद पवार के साथ है, मतदाता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के पास है। और ये मैं विभिन्न जो छोटे छोटे चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ के, मार्केट कमेटी की मीटिंग जो चुनाव हुए, उसमें जो रिफ्लेक्ट होता है वो दिखाई देता है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, सभी दलों ने क्लेम किया कि हम जीत गए, क्योंकि वहाँ सिंबल नहीं होता, लेकिन बाय एंड लार्ज पता पड़ता है कि कौन किसके साथ है। तो कुल मिलाकर 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। यहाँ बीजेपी को यदि वहाँ पे 20-22 सीटों का गड्ढा पड़ गया। ऐसा ही जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलके इन्होंने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी बिहार में। यदि RJD, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ बीजेपी के लिए बहुत कठिन है 2 सीट निकालना भी। 18 सीट बंगाल में मिली थी ममता को, क्योंकि ममता ने लोकसभा चुनाव में थोड़ा रिलैक्स दिया था। चलो, अब वो 18 में से 8 भी मुश्किल दिखाई देती है, हालांकि वो 35 का आंकड़ा बोलते हैं। ऐसा ही आंकड़ा उन्होंने तेलंगाना में बोला था। अभी भी तेलंगाना में कल जाके गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ ऐलान किया कि 10 की 10 सीटें मैक्सिमम इस बार तेलंगाना की हम ही उठाएंगे। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि वोट शेयरिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएगी विपक्ष के बीच या इंडिया गठबंधन के बीच? जैसे ममता ने ऐलान किया कि मैं तो बंगाल में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ूंगी। पिछली बार भी शायद हमने इस पर डिस्कस किया था कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये बात तय हो गई है, जो जिस राज्य में बढ़ा वो उस राज्य का प्रभारी होगा, वो तय करेगा सीट बंटवारा कैसा करे। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा कैसा करे ये अखिलेश तय करेंगे, बंगाल में ममता तय करेगी। अब उत्तर प्रदेश में 2.25% वोट शेयर है कांग्रेस का। आप क्या समझते हैं कांग्रेस को 80 में से 25 सीटें मिलनी चाहिए? वोट शेयर के हिसाब से तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से जो सीट है उनके पास सोनिया जी की वहीं छूट गई तो बड़ी बात है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार आप अपना वजूद पार्टी का बचाने के लिए जब सीटें लेते हैं तो सरकार खो देते हैं। पिछली बार कांग्रेस और RJD मिल के साथ लड़ी, कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा RJD ने सीटें दी, वहाँ मार खा गए। महाराष्ट्र में यदि मैं कहूँ सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किसका है तो आप हंस दोगे। यदि वोट शेयर के हिसाब से बात करें और स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करें, OAC की पार्टी MIM, उन्होंने औरंगाबाद में एक कैंडिडेट खड़ा किया और वो जीत के आया। 100% स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस ने 25 सीटें लोकसभा में लड़ी और 1 जीती। NCP ने 19 लड़ी, 4 जीती। तो NCP का स्ट्राइक रेट बढ़ा है। तो अब जब सेना, NCP, कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात करेगी तब उन्हें कहीं ना कहीं ये बात देखना होगा कि सीटें जीतने के लिए लड़ना है। और यदि आप सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार मेरे तब महाराष्ट्र में तो मुझे 4 ही सीटें मिली, लेकिन वो 4 सीटें आप जीत जाओगे। फिर यदि सेना को 12 सीटें मिली तो वो 12 सीटें सेना निकाल लेगी। मात्र अपना अहम करने के लिए हम तो पिछली बार 25 लड़े थे, इस बार भी 25 लड़ेंगे। पिछली बार आप 1 जीते थे और वो भी 1 सीट जो थी चंद्रपुर की, बाळू धानोरकर की, वो स्वयंभू सीट थी। बाळू धानोरकर को कोई भी राजनीतिक दल टिकट देता तो वो सीट निकाल लेते, वो उनकी जीत थी। तो आपके हिसाब से जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उन्हें अपर हैंड देना होगा? नहीं, दे दिया है। देखिए, बिहार में लालू अपने नीतीश ये दोनों मिल के तय करेंगे आपस में कितनी बांटनी और कांग्रेस को कितनी देनी है। ये अखिलेश तय करेंगे कि कितनी किसको देनी है। ममता वहां तय करेगी। केरल में तो कोई भी जीते, लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, दोनों ही इंडिया के गठबंधन है। कुछ जगह जहां कांग्रेस को किसी से बंटवारा करना ही नहीं, कर्नाटक में नहीं करना है, तेलंगाना में नहीं करना है, उसके बाद आप आइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यह नहीं करना है, हिमाचल में नहीं करना है, आपको उत्तराखंड में नहीं करना है, आपको उड़ीसा में नहीं करना है। ये 9 राज्य है जहां कांग्रेस को, आसाम में नहीं करना है, 10वां राज्य जहां बीजेपी और सामने है। लेकिन सर, उस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी रीजनल पार्टीज है, चाहे हम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, कर्नाटक की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, हर एक जगह पर, दिल्ली की बात करें तो वहाँ रीजनल पार्टीज जो है उनकी पकड़ अच्छी खासी है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देती हुई नजर आती है उन पार्टियाँ।
लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जहां कांटे की टक्कर है, सीधा मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। नहीं, मैंने कहा ना आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देखिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं कर्नाटक में, वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बाकी कांग्रेस की परफॉर्मेंस हिमाचल में थोड़ी अच्छी हो सकती है, उत्तराखंड में अच्छी हो सकती है, ये 2-4 जगह हैं। और यदि मैं पिछले 19 के फार्मूले से जाऊं कि ये जरूरी नहीं जिसके पास विधानसभा है उसी के पास लोकसभा हो। पिछली बार कांग्रेस के पास विधानसभाएं थी, लोकसभा बीजेपी के पास आ गई। इस बार समीकरण बदले हैं। पिछली बार ये इसलिए भी हुआ कि पुलवामा हुआ था, एक राष्ट्रवाद का तड़का था, कांग्रेस यूनाइटेड नहीं थी। अब इस बार ये हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, कोई ऐसे तड़के चलेगी नहीं। और जिन क्षेत्रों को आपने जगह दिखाई है, क्या आपको पता है 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आए। अब 3 तारीख को, अगले वीक में 3 तारीख हो जाएगी, 4 दिन बचे। अभी तक राजस्थान में मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मंत्री तय नहीं हुए। क्यों नहीं हो पा रहे? मध्य प्रदेश में 3 तारीख को नतीजे आए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाद में मंत्री। अभी तक मंत्रालय नहीं बटे, 1 महीना हो गया। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय कल बटे, 25 दिन बाद। ये क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब अंतर विरोध बहुत है, भयानक है। क्या शिवराज चुप बैठेंगे? शिवराज ने 2-3 सीटों पे भी खेल कर दिया तो कांग्रेस के लिए तो खोना कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को 1 सीट है नकुल नाथ की मध्य प्रदेश में, वो आ जाएगी फिर से, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में सारा का सारा कांग्रेस को आ गया है, सारी सीटें, सारे एमएलए कांग्रेस के, तो वहाँ सीट आ जाएगी। एक का स्कोर बरकरार रहेगा और 2 मिलती है तो एडिशनल एडवांटेज हो जाएंगे। राजस्थान में 11 सीटें हैं, 11 सीटें हैं राजस्थान में, जो तकलीफ में है बीजेपी के लिए। 25 में से 11 सीटें, 25 में से 11 सीटों पे जहां जहां कांग्रेस जीती है, वहां जो वसुंधरा के लोग थे, जो बागी बन के लड़े हैं, उन लोगों ने 60-60 हजार मत खाए हैं। विधानसभा में 60 हजार बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 60 हजार मत यदि कोई खा लेता है तो बीजेपी वहां धाराशायी हो गई। यही 60 हजार का आंकड़ा यदि आप सारे उस जिले के, ऐसे 11 सीट है लोकसभा की, जहाँ के लोग विधानसभा का सेगमेंट, यदि मैं सेगमेंट वाइज दूं तो आज वहाँ कांग्रेस जीतती है, क्योंकि विद्रोही खड़े हो गए। अब मंत्रिमंडल में क्या हुआ? दिग्गजों को क्या दिया गया? सबसे बड़ा दिग्गज नाम अग्रवाल साहब का, रायपुर में स्कूली शिक्षा दिया उनको। जो फर्स्ट टाइमर है उनको होम मिलता है। तो कार्यकर्ता आहत होता है, क्योंकि ये लोग 8-8, 9-9 बार जीतने वाले दिग्गज इसलिए जीते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के नेता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सहेज के रखा है। वो कार्यकर्ता जब हतोत्साहित होता है तो फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री चुने गए, महज उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये असर करेगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। अरे कार्यकर्ता डायरेक्ट मोदी से नहीं जुड़ा होता। कार्यकर्ता अपने ग्राम पंचायत से जुड़ता है, सरपंच से जुड़ता है, वो सरपंच अपने जिला परिषद से जुड़ता है, वो अपने एमएलए से जुड़ता है। एक सीरीज होती है। मेरा एमएलए यदि कल मंत्री नहीं बनता तो मेरा पूरा कैडर हतोत्साहित होता है। यार क्या करना, हमने इतना काम किया हमारे साहब को, तो बताओ 3 बार जीते और इस बार भी मंत्री नहीं बनाया, और एक सड़े से आदमी से बनाया जिसको कुछ औकात भी नहीं थी। ये लोग बोलते हैं, इसका रिफ्लेक्शन फिर उधर आता है। कार्यकर्ताओं को जोश चाहिए, जो जब मैंने इसीलिए कहा कि आपके कैबिनेट में कितने ऐसी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो आपके अर्बन डेवलपमेंट और इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, पेट्रोलियम भी जिनके पास है, वो पूरी साहब ग्राम पंचायत का चुनाव जीत जाएंगे क्या? रेलवे, आईटी संभालने वाले रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वीआरएस लिए हुए, वो चुनाव लड़ पाएंगे क्या? राज्यसभा में लाना पड़ता है इनको। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते पे चुनाव जीतना जानते हैं? कैबिनेट जो थे वो आपने सबको निकाल दिया। आपको लगता है कि हर कार्यकर्ता जो है वो मोदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई कार्यकर्ता को कल कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी साहब तो फ़ोन नहीं उठाते ना। भागना तो उस एमएलए को पड़ता है। पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड चाहिए। जो लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं, यदि उनकी लाइफस्टाइल आप जाके देखेंगे तो मैं मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आदमी तौबा कर लेगा कि जीवन में नेता नहीं बनना है। रात नहीं, दिन नहीं, 3 बजे रात को फ़ोन आता है, कपड़े पहन के निकलना पड़ता है कि अरे उधर आग लग गई है, जाना पड़ेगा। तो लोग जुड़ते हैं आपसे। सिर्फ भाषण देने से यदि चुनाव ही जीतते तो प्रमोद महाजन कभी राज्यसभा में आते ही नहीं, क्योंकि उससे बढ़िया वक्ता नहीं थे। जैसे आपने कहा कि दक्षिण की राजनीति अगर देखा जाए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या 2024 का जो लड़ाई है वो दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत हो सकता है? नहीं, उत्तर भारत नहीं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय अस्मिता वर्सेस बीजेपी है। हर क्षेत्र की अपनी अस्मिता है। बंगाल में ममता जीती, अस्मिता पे जीती है।
आज महाराष्ट्र में बीजेपी तकलीफ में इसलिए है कि गुजरात में जो लगातार उद्योग उठा के लेके जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में अनाउंस होते हैं, कुछ दिनों के बाद वो गुजरात शिफ्ट हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र की अस्मिता पे कहीं चोट है। और गुजराती और मराठी ये झगड़ा बहुत पुराना है, मुंबई के बंटवारे को लेके, जहां 107 लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपना खून दिया, अपनी जान दी, तब जाके मुंबई महाराष्ट्र में आई। ये बहुत पुराना झगड़ा है, जब मोरारजी देसाई का समय का, जब मुंबई प्रांत हुआ करता था। मुंबई वॉज अ स्टेट जिसमें गुजरात और वेस्टर्न महाराष्ट्र वो इकट्ठा थे। उसके बाद जब भाषाई राज्य बने तो गुजरात गुजराती भाषा पर अलग हुआ, और फिर मुंबई से बाकी प्रांत जुड़े। निज़ाम से मराठवाड़ा आ गया, औरंगाबाद डिवीजन वो निज़ाम से आया। सीपी बेरार एक राज्य था मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल नागपुर थी, उससे विदर्भ कट के जुड़ गया। कुछ आंध्रा का पार्ट आया, और ऐसा करके इसीलिए उसको संयुक्त महाराष्ट्र बोला जाता है। तो आपके हिसाब से जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो शायद इसलिए भी इकट्ठे हो रहे हैं, सब एक साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजूद खतरे में आ जाएगी बिल्कुल, आगे बिल्कुल। चल के। जैसे जेपी नड्डा ने बिहार में कहा था, बिहार चुनाव में धीरे धीरे सारे रीजनल पार्टीज को खत्म करना है। दो राष्ट्रीय दल है मुख्य धारा में, जिसको हम बोलते हैं। एक लेफ्ट भी है, लेकिन लेफ्ट का एक अपना वजूद वह बंगाल में है, केरल में है, कुछ जगह पॉकेट्स में है, लेकिन पूरे देश में व्याप्त तो एक ही पार्टी है, कांग्रेस, जो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और इधर पंजाब से लेके बंगाल तक व्याप्त है। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरी जो पार्टी है बीजेपी, जो काउ बेल्ट में स्ट्रांग है और ऊपर अपने आप को नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत उन्होंने जम बिठाया, लेकिन पूर्वी राज्य में नहीं मानता, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा अभी भी अनछुआ है। इनकी और कांग्रेस की राजनीति में बेसिक फ़र्क है। जब एक क्षेत्र में जाते हैं और जब क्षेत्रीय दल को साथ में रखते हैं तो कांग्रेस डाउन होना शुरू हो जाती है, और कांग्रेस का पार्टनर क्षेत्रीय दल का वजूद बढ़ना शुरू हो जाता है। बीजेपी जब किसी के साथ पार्टनरशिप करती है उल्टा होता है, तो वो उसको खा जाती है। ये अकाली दल ने रियलाइज़ किया, ये शिवसेना ने रियलाइज़ किया। अकाली दल और शिवसेना ये पारंपरिक उनके पार्टनर्स हैं जो विचारधारा वाले हैं। ये जनता दल यूनाइटेड ने समझ लिया। कुछ दिनों के बाद जनता दल सेक्युलर कर्नाटक वाला वो समझ जाएगा कि थोड़ा बहुत जो वजूद था वो भी बीजेपी खा गई, फिर हम कहाँ हैं। क्योंकि बीजेपी छोटा भाई बन के जाती है और फिर पिता की जगह लेती है। कांग्रेस पिता की जगह लेके बैठता है और धीरे धीरे छोटे भाई की जगह पे संतुष्ट होता है। ये कांग्रेस की रणनीति या कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस का वो एग्रेशन नहीं था। यही कारण है कि कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। और कई रीजनल पार्टीज हैं जो कांग्रेस से निकली। टीडीपी का उदय कांग्रेस से है। केसीआर की पार्टी ये कांग्रेस से निकली है। केसीआर संजय गांधी के साथ कांग्रेस में थे, टीएमसी वहाँ से निकली हुई है। तो ये जब आप इन पार्टियों का उदय देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये लोग क्षेत्रीय क्षेत्र थे, जिसका ईगो हर्ट हो गया तो उसने कर दिया। वही अब यहाँ होते जा रहा है, बीजेपी में भी वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। यानी कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 3 राज्य में जीत दर्ज कराई हो, लेकिन आसान 2024 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा भी कितना उछाला जाए, कितना भी बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, रामलला से नरेंद्र मोदी को बड़ा करने की ये कोशिश आगे चल के चुनाव के दौरान मोदी जी को महंगा पड़ेगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए और ऐसी चर्चाओं के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।